हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और मेरे दोस्त बंकू जी, आप कैसे हैं? ठीक है। बंकू जी बने हैं पतलू जी। अब एक और नई कहानी लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। मोटू पतलू और फिल्म की शूटिंग की कहानी बहुत ही मजेदार है कहानी। तो शुरू करूं क्या? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक बार की बात है, मोटू पतलू के नगर में एक बार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मोटू का बड़ा मन हुआ कि वो भी शूटिंग में काम करे। बहुत ही मन कर रहा था उनका, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छा लगता था कि वो भी फिल्म में काम करे। उसने पतलू को कहा कि मेरे लिए भी बात करो मेरे लिए भी। पतलू को शूटिंग में काम करने का मौका मिल गया था। तो पतलू का काम शूटिंग में भी एक्टर के ड्रेस को चयनित करके उसे तय करने का काम मिला था उनको। अच्छा, यानी कि एक्टर के ड्रेस का डिजाइन कौन सा पहनेंगे, कौन सा नहीं। हाँ, तो उनका डिजाइन करने का काम उनको मिल गया था। तो क्या हुआ, जिससे फिल्म शूटिंग बहुत अच्छी हो सके, मोटू ने पतलू को कहा कि जल्दी से मेरे लिए भी काम का इंतजाम करें। जैसे तैसे पतलू ने मोटू को भी काम दिला दिया। काम दिला। हाँ, और मोटू का काम था सभी कैमरों को सही तरीके से लगाना। हाँ, सब कैमरा लगे थे, पिक्चर बन रही थी तो सभी को सही से लगाना, जिससे पिक्चर की शूटिंग बहुत ही अच्छी तरह से हो सके। मोटू सभी कैमरों को लगा रहा था, तभी उसके पास एक बिल्ली आ गई। मोटू ने उसे भगाने की कोशिश की, भगा देते हैं, भाग जाओ भाई भाग जाओ, पर वो सभी कैमरों की ओर आगे बढ़ने लगी, सभी सामने आने लगी, मरने लगी। तो मोटू को डर लग रहा था कि कहीं ये बिल्ली सभी कैमरों को नुकसान न पहुंचा दे। नहीं नहीं, नौकरी लगी उनकी। हाँ, तो इस डर के कारण मोटू इस बिल्ली को पकड़ने के चक्कर में बहुत तेजी से भागा। जैसे ही मोटू तेज भागा तो उसके पैर से सभी कैमरे टूट गए। हाँ, हाँ, और मोटू बहुत डर गया। फिर क्या हुआ, अब पता नहीं क्या होगा। अब मोटू ने सभी कैमरों को एक टेप से चिपका दिया। हाँ, जिससे किसी को भी पता ना चले और कहीं पर जाकर छिप गया। टेप से चिपका दिए सब, बहुत होशियारी दिखाई अपनी है कि पता ना चल पाए, और छुप गया। कुछ देर बाद शूटिंग शुरू हो गई और सभी लोग काम पर लग गए। जब कैमरे का काम नहीं कर रहे थे तो पूछा गया कि इसके जिम्मेदारी किसको दी गई थी भाई? हाँ, जब कैमरा काम नहीं कर रहा था तो किसको दी गई जिम्मेदारी? तो सभी ने कहा, मोटू का नाम ले दिया, सभी मोटू को दिया गया था, मोटू ने ली थी जिम्मेदारी इसकी। तो फिर क्या हुआ, फिर मोटू को बुलाने के लिए सभी लोग ने कहा, पर मोटू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इधर उधर देखा। हाँ, अब बहुत देर हो गई मोटू को ढूंढते हुए, तो मोटू नहीं मिला। फिर उसके बाद पतलू को बुलाया गया। भाई पतलू ने उनको काम दिलाया था और पूछा कि मोटू का यह काम किसने दिया? तभी एक आदमी बोले कि यह काम पतलू ने मोटू को दिया था। पतलू को पीटा गया, मारे गए बहुत पतलू। हाँ,
और पतलू को पीटते हुए मोटू भी आ गया। मोटू पतलू भाई दोस्ती हैं, तो मोटू पतलू पीट रहे थे। यह देख कर जल्दी मोटू आ गया और मोटू को भी पीटा गया। थोड़ी देर बाद हाँ, मोटू को भी कूटा गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से भाग गए और पतलू ने पूछा कि तुम्हें जो भी काम किया जाए वो तुम हमेशा बिगाड़ देते हो और पिटाई हो जाती है। तुम सभी से कुछ भी काम नहीं करते, तुम कुछ भी सही से काम नहीं कर पाते हो। मोटू ने कहा कि ये बिल्ली आ गई थी, उसी ने सब किया। पतलू कहता है हमेशा तुम्हारे पास बहाना होता है। इस तरह मोटू और पतलू वहां से भागने में ही भलाई सोची, समझे? आपको मोटू पतलू की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। बहुत ही पसंद आई। तो भाग गए वो दोनों लोग। हमें बहुत ही पसंद आई है। ठीक है, ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए सबके लिए लेके आया हूँ एक और नई मजेदार मोटू पतलू और शेर की हिंदी की कहानी। तो आओ सुनाने जा रहा हूँ, तो सुनो बंकू और सभी लोग। एक दिन की बात है, मोटू पतलू से बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि पतलू ने मोटू को पैसे नहीं दिए थे। हाँ, जबकि पतलू जानता था अगर मोटू को यह पैसे मिल जाते हैं तो वह इन्हें खर्च कर सकता है। उसके बाद उनके पास पैसे नहीं होंगे। इसलिए मोटू गुस्सा होकर चला जाता है। वह एक गांव में जाता है जो कि उनके शहर से कुछ दूरी पे था। गांव से चले थे वो थोड़ी दूरी के पास है। जब मोटू उस गांव में जाता है, सभी लोग भागते हुए नजर आते हैं। यह सब क्या हो रहा है? एक आदमी मोटू को कहता है कि गांव में कुछ दिन से शेर आया है, वह सभी को घायल कर रहा है। एक शिकारी को भी बुलाया गया था मगर शेर उसे भी घायल कर चुका है। हमने एक इनाम भी रखा है। तो उस बूढ़े आदमी ने उनको बताया कि वहाँ हमने सबको बुलाया, वो सबको कम मारता है शेर। और इन्होंने कहा कि जो शेर के ऊपर इनाम भी रखा है। हाँ, जो भी शेर को पकड़कर यहाँ से ले जा सकता है उसे इनाम दिया जाएगा। मगर कोई भी शेर के सामने नहीं आता है। मोटू को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह आदमी से कहता है कि आज शेर पकड़ा जाएगा। मोटू भाई बहुत ही हिम्मतदार बनने हैं। अब मैं पकड़ूंगा शेर को, आज पकड़ा जाएगा। मोटू उस शेर को पकड़ना चाहता है जिसने यहाँ पर हमला करके सभी को घायल कर दिया है। मोटू का सामना शेर से होता है। शेर मन में सोचता है कि आज बहुत अच्छा शिकार मिला है। इसलिए मोटू पर हमला करता है मगर मोटू बच जाता है। शेर सोचता है आज तो खूब बढ़िया मोटू खाने मिलेगा। मोटू जब शेर पर हमला करता है तो शेर नहीं बचता है, वह शेर भागने की कोशिश करता है। मोटू ने शेर पे हमला कर दिया। हाँ, तो शेर नहीं बचता, जल्दी चल शेर भागने की कोशिश करने लगता है मगर मोटू आज उसे नहीं छोड़ने वाला है। मोटू शेर की पिटाई करता है। शेर भाग जाता है। यह देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि मोटू ने शेर को भगा दिया था। मोटू को इनाम मिलता है। उस इनाम को लेकर मोटू घर जाता है।
जब पतलू उससे सब कुछ पूछता है, क्या हुआ, तो पतलू समझ जाता है मोटू ने आज वह पैसे कैसे लिए थे। पतलू पतलू उस शेर का सामना नहीं कर सकता था, मगर मोटू ने यह कर दिखाया था, क्योंकि जब मोटू किसी काम को करना चाहता है तो वह जरूर करता है। अगर समझे? मोटू कर सकते थे तो मोटू जल्दी से कल सामना करके बता दिया। समझे कि नहीं? तो अगर सभी को कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब एक और कहानी आगे इसमें सुनाने जा रहा हूँ। मोटू को नए काम की तलाश। अब मोटू नए काम की तलाश में खोज रहे हैं कि क्या क्या काम मिले मुझे। तो अब नया है काम की तो कहानी है मोटू के नए काम की तलाश। सुनिए। मोटू को लगता था कि वह किसी भी जगह पर जाकर काम की तलाश कर सकता है, उसे काम भी मिल सकता था। लेकिन पतलू कहता है कि तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा। यह सुनकर मोटू को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि आज मुझे काम मिल जाएगा, तुम्हें आज पता चल जाएगा। मोटू काम की तलाश में जाता है। लेकिन सभी जानते हैं कि मोटू काम कम करता है, समस्या बहुत अधिक लाता है। इसलिए कोई काम नहीं देता। जाने मोटू क्या करे क्या ना करे। तो मोटू को अब लग रहा था शायद पतलू ठीक कह रहा था, क्योंकि वह मोटू को जानता है। लेकिन मोटू हार नहीं मानने वाला है। उसे पता है कि आज उसे काम मिल सकता है। वह काम की तलाश में बहुत दूर आ गया था। कहीं काम नहीं मिला, चलते गए मांगते गए काम। आज वह काम लेकर ही घर वापस जाएगा, ऐसा ठान लिया था मोटू ने। उसे काम मिल जाता है। मोटू एक जंगल में जाता है। उस जंगल में माली रहता है। जंगल जाता है तो वहाँ एक माली रहता है। उसे एक आदमी चाहिए था, जो कि उसके पेड़ की रखवाली कर सके। पेड़ लगे थे तो उसकी रखवाली कर सके। जब वह माली नहीं होता था, मोटू को रखवाली का काम मिल जाता है। मोटू को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे काम मिल गया था। वह माली से कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर रखवाली करनी है। मोटू सोचता है कि आज उसे काम मिल गया है, जबकि पतलू को इस बात का पता नहीं था कि उसे काम मिल सकता है। मोटू को बहुत नींद आ रही थी, वह सो जाता है। वो नींद आ रही उनको, वो सो जाते हैं। तो क्या होता है, उसे यह भी ध्यान नहीं था कि उसे पेड़ की रखवाली करनी है। वह पेड़ बहुत छोटे थे, जो कि माली ने लगाए थे। कुछ समय कुछ बड़ा ही बहुत से जानवर आते हैं। कुछ समय बाद बहुत से जानवर आते हैं, वह उन सभी पेड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं। जानवर आ जाते हैं तो वो सब पेड़ टूट जाते हैं। छोटे छोटे पेड़ होते हैं। तो मोटू को कुछ पता नहीं था, क्योंकि वह तो सो रहा था। जब माली आता है, वह देखता है, अरे मोटू सो रहा है, उसके पेड़ का नुकसान हो गया है। वह बहुत गुस्सा करता है। वह कहता है
कि मोटू तुम्हें कुछ ध्यान भी नहीं है, सभी पेड़ टूट चुके हैं। मोटू को सब कुछ नजर आता है, माली को बहुत गुस्सा आता है। वाह मोटू को खूब डांटता है, वाह मोटू को काम से निकाल देता है। कहता तुमने से मेरा नुकसान करा दिया, सो जाते हो, यहाँ सोने लिए आए हो हैं? वो उनको डांटता है। मोटू घर जाने लगता है बेचारा है। मोटू रास्ते में सोचता है कि पतलू सही कहता है कि मुझे कोई काम नहीं देता है, जो भी काम देता है वह कुछ देर बाद वापस लेता है। वह घर पहुंच जाता है। पतलू इंतजार कर रहा था मोटू का। पतलू मोटू से कहता है कि तुम्हें कोई काम मिला है या घूम कर वापस आ गए? तो मोटू कहता है कि मुझे काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता है। मोटू कहता है हाँ, नाटे मारने लगे। मोटू कहता है कि मैं तो बाहर घूमने गया था। लेकिन पतलू सब कुछ जानता है, भले या मोटू कुछ नहीं बता रहा है, मगर सच क्या है या पतलू जानता है। अगर आपको दोनों मोटू पतलू की स्टोरी अच्छी आई हो, करिए, लाइक करिए। ठीक है, और अच्छी कहानी फिर आगे लेके आऊंगा। चलिए कहिए टू कहानी बंकू और पांडू साथ। ओके, बाय 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 बाय। हाँ तो बंटू, आज तुम्हें मैं सुनाने जा रहा हूँ एक और मजेदार कहानी, अकल की दुकान। समझे? तो क्या था सुनो। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, बहुत ही बुद्धिमान था वो। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से गुजरता था, जरूर गुजरता था वहां से। कोई सामान लेने जाता था, कहीं कुछ लेने जाता था तो उधर से ही जाता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता, हंसता था। ये देखो, रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। सभी लोग देखते थे कि ये क्या इसने लिख रखा है, यहाँ अकल बिकती है, तो सभी लोग हंसते थे उस पे। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? तो उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने, उसका नाम था गंपू, गंपू ने जेब से 1 रुपए निकाल कर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफी है। 1 रुपए में उन्होंने गंपू को ये अकल दे दी। हाँ, गंपू नाम था उनका। गंपू घर पहुंचा और उसके पिता को कागज दिखाया, और पिताजी उनके बहुत ही कंजूस थे। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। मार गुस्सा करने लगे। गंपू को कोसते हुए वह वहाँ अकल की दुकान पहुँच गए। वो उनके पिताजी कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपए लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था, जल्दी से वापस करो मेरा इस रुपए जो इसने दिया था।
रौनक ने कहा ठीक है लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर अभी अमल नहीं करेगा। ठीक है, जो उन्होंने सलाह दी थी, कहा था कि किसी लड़ाई झगड़े में तो वो अमल ना करे, मतलब कि ऐसा ना, हाँ नहीं, जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ऐसा ना करे कि लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ खड़े ना हो, भाग जाए। यही अकल उन्होंने दी थी उनको कि तो जैसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनको कहा कि वहीं सुने वो खड़े होकर। ये बात थी। कंजूस महाजन ने वादा करने पर रौनक, कंजूस महाजन ने उनसे वादा किया ठीक है ऐसे ही होएगा, तो रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की दो रानियां थीं। उस नगर के जो राजा थे उनकी दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। जौहरी बाजार समझते, सोने चांदी की बाजार। दोनों रानियों को हीरे का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। समझे कि दोनों रानियों ने भेजा दासी को कि जाओ ले आओ, तो वो पहुंची हार लेने। हाँ, तो बड़ी रानी की दासी बोली मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के बाहर खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गंपू को देखा। गंपू वहीं खड़े थे, सब बातें सुन रहे थे उन लोगों की। वे बोली यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना, समझे गंपू। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। बात राजा तक पहुंच गई भाई। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। अब गंपू फंस गए चक्कर में। हाँ, वो गंपू वहीं मौजूद थे। राजा ने कहा बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। दोनों पहुंचे फिर अकल की दुकान के पास। माफी मांगी और कहा मदद कर दीजिए। मांगी माफी और कहा मदद कीजिए भाई। रौनक ने कहा मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत 5000 रुपए है। करता क्या ना मरता क्या ना करता। कंजूस पिता के कुढ़ते हुए, बेचारे बहुत ही मुश्किल से कुढ़ते हुए 5000 रुपए दिए। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे, यानी पागलपन नाटक करने कुछ कहे ना। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें, उछल कूद इधर उधर। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा पागल की गवाही पर भरोसा नहीं करते, निकलो तुम यहाँ से। तो गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। तो कोई गवाही नहीं मिला तो पता ही नहीं चला किसने शुरू किया झगड़ा। तो बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। परेशान हो गए कि अरे छोटी रानी गुस्सा है, फिर हमारा क्या होगा, मारे जाएंगे। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर रौनक बोला एक ही रास्ता है। पैसे ले लिए, रौनक में पहुंच गए। एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सकते में आ गया, बोला अरे ऐसे कैसे दे दी हम, अरे ऐसा कैसे।
हो सकता है उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। 1 लाख? इतना महंगा क्या? 1 लाख रुपए लानी थी तो 1 लाख रुपए उनके लिए तो बड़ी बात नहीं, दमपुर आ गए सत्ते में। अरे ऐसे कैसे हो सकता? रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट पीट कर रह गया। समझे बंटू? 5,000 किए 10,000 रुपए और 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए उनको खर्च करने पड़े 1 रुपए के पीछे। तो कभी भी कहीं लड़ाई झगड़ा हो वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, समझे? हाँ ठीक है तो बच्चों, बाय 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 फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हाय उनको। हाँ देखो, फिर एक और नई कहानी लेके आया हूँ। शेख चिल्ली की ही है कहानी, शेख चिल्ली का मजाक। शेख चिल्ली का मजाक। हाँ तो पढ़ती ही सुनाती हैं तुम्हें एक कहानी। एक दिन गांव में बैठे बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि शेख चिल्ली से हमें ऐसा काम लेना चाहिए जिससे वह हमारे काम भी आ जाए और उसे पता भी ना लगे। आज सभी लोग विचार करने लगे कि हम ऐसा क्या काम उसको दें, शेख चिल्ली को। हाँ क्या काम ऐसा दे सकते हैं? यानी सभी लोग कह रहे थे कि शेख चिल्ली से काम भी करा लो और उसको पता भी ना चल पाए कि उसने काम किया। तो शेख चिल्ली को जिससे हमारा काम भी बन जाए और उसको इस बात की बिल्कुल भनक भी ना हो। फिर कुछ आदमी शेख चिल्ली के पास गए और कहने लगे कि यार हमें यहाँ से शहर जाने में बहुत दिक्कत होती है और हमारे यहाँ से रेलगाड़ी भी गुजरती है। क्यों ना तुम ऐसा करो कि रेलगाड़ी को यहाँ पर रुकवा दो, जिससे हाँ कि रेलगाड़ी उनकी तरफ जाती है। कहा कि रेलगाड़ी को रुकवा दो। क्यों ना तुम ऐसा करो कि रेलगाड़ी यहाँ पे रुकवा दो, जिससे कि हम आराम से जा सकें, रेलगाड़ी में बैठ के आराम से जा सकें। शेख चिल्ली कहने लगा, क्यों मजाक कर रहे हो? रेलगाड़ी क्या मेरे कहने से रुकेगी? सभी लोग कहने लगे, बिल्कुल, अगर तुम कहोगे तो हवाई जहाज भी रुक जाएगा। वो कह रहे कि तुम अगर कहोगे तो हवाई जहाज भी रुक जाएगा। रेलगाड़ी तो बहुत दूर की बात। शेख चिल्ली को बहुत अच्छा लगा कि देखो मेरे से तो बहुत चीजें रुक जाती हैं, हवाई जहाज रुकने को भी तैयार है तो रेलगाड़ी को भी रुकेगी। तो उसने सोचा कि आज मैं रेलगाड़ी रुकवा कर ही रहूंगा। आप सब देख लेना, सभी लोग आपस में हंसते हुए और मजाक करते हुए वहाँ से चले गए। ये देखो रेलगाड़ी रोकेंगे। शेख चिल्ली देखते हैं कि कैसे रेलगाड़ी को रुकवाया जाएगा। जब रेलगाड़ी आ रही थी तो शेख चिल्ली वहीं पर रेलवे लाइन पर खड़ा हो गया और जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। ड्राइवर ने सोचा कि यह हाथ क्यों हिला रहा है, लगता है यहाँ पर कुछ खराबी है, जिसके कारण यह जोर जोर से हाथ हिला रहा है। रेलगाड़ी रुक गई। हाँ, जब रेलगाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, क्या बात है, आगे क्या लाइन खराब है? शेख चिल्ली ने कहा कि आपके इंजन के टायरों में पंचर हो गया है। हाँ, वो कहा कि आपके इंजन के टायरों में पंचर हो गया है,
इसलिए मैं बता रहा था कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। रेलवे ड्राइवर कहने लगा, अरे मूर्ख आदमी, रेलगाड़ी के पहियों में पंचर नहीं होता है। साइकिलनी ने कहा कि रेलगाड़ी में पंचर तो होता ही है, वह तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में तो मैं हवाई जहाज भी रेलगाड़ी पर आ जाएगा। आप ड्राइवर समझ गया था, तो बेवकूफ आदमी है, और वह अपने ट्रेन को लेकर वहाँ से चला गया। समझे? फिर सभी लोग वहाँ पर आए और शेखरजी के पास गए और कहने लगे कि तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो। तुम्हारे कहने से तो ट्रेन भी रुक गई। अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, जहाज को भी रोक लो। शेखरजी सोचने लगा कि यह तो मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं जहाज को कैसे हाथ दिखाऊंगा, वह कैसे हमें देखेगा, और कब वह उतर कर आएगा। तो शेखरजी ने कहा कि जहाज तो नहीं उतर सकता। अगर मैंने उतारने की भी कोशिश की तो किसके घर पर उतरेगा? यहाँ उतरेगा, सारे घर तोड़ते चले जाएंगे। अब तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि कहीं जहाज आ गया और गांव में उतर गया तो सारे घर तोड़ देगा। उससे कहा, भैया रहने दो, तुम ट्रेन रुकवा सकते हो, तुम जहाज रुकवा सकते हो, तुम महान आदमी हो। इस तरह से शेखरजी ने नया कारनामा करते हुए अपने घर को चला गया। कैसी लगी कहानी? मस्त कहानी और भी आगे तो और एक मजेदार कहानी और सुनने जा रहा हूँ आगे। सुनो तो सुनो बंकू, सुनो फ्रेंड्स, एक नई कहानी, शेखरजी की दुकान। शेखरजी ने खोली है दुकान, ये है कहानी। तो सुनो। क्यों? अरे हाँ भाई, बंद कर देती, अब सुनाता हूँ, आ जाओ तुम भी। अरे तुम भाई पांडु बहुत ही शौकीन कहानी के हैं भाई। तो सुनिए फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ शेखरजी की दुकान की कहानी। अब बताओ क्या कहना चाहते हैं आप? सुनाता हूँ। ठीक है। एक दिन शेखरजी यह सोच रहा था कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिससे मेरा घर चल जाए। तो शेखरजी के दिमाग में आया, क्यों ना मैं एक दुकान ही खोलूं। और उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। शेखरजी पूरे दिन दुकान पर ही रहता और शाम को अपने घर चला जाता था। लेकिन एक दिन शेखरजी काफी देरी हो जाने के कारण वहीं पर रुक गया और सोचने लगा कि थोड़ी देर बाद ही निकलूंगा, और रात काफी हो चुकी थी। तो क्या किया फिर, वह शेखरजी अपनी दुकान बंद करके जा ही रहा था कि कुछ लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए। शेखरजी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ? और वो कहने लगी हम सौदागर हैं। सौदागर अरे वो नहीं, सौदागर तो उन्होंने मैं सौदागर हैं और यहाँ पर कुछ सौदा करने आए हैं। शेखरजी ने कहा कि अब तो बहुत रात हो गई है, अब तुम कैसे सौदा कर सकते हो? तुम्हें तो सौदा करने के लिए कल ही आना चाहिए। वह आदमी कहने लगे कि हमारा सौदा तो रात में ही होता है, हम थोड़ी देर में बहुत सारा मुनाफा कमा लेते हैं। शेखरजी की बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी
इतनी जल्दी कैसे मुनाफा कमा सकते हैं? अभी तुम आगे कहानी सुनो, तब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि चिल्ली महाराज की क्या कहानी है। मैं तो पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तब उसने कहा कि मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो। चिल्ली ने कहा उनसे कि मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो। अगर शामिल कर लेते हो तो मेरा भी घर चल जाएगा। तो सौदागर जो लोग थे, सौदागर ने कहा पहले सोचा कि ठीक है, हम इसे रख लेते हैं और इसका भी काम बन जाएगा, और एक आदमी का भला हो जाएगा। तो सौदागर ने कहा कि ठीक है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें भी काम सिखाते हैं। तो सौदागर चिल्ली को एक गांव में ले गए और कहा कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ चुराना है। समझे? चोर ने वो सौदागर, जैसे हम चुराएंगे और सामान को हम बेचकर मुनाफा कमाएंगे। चिल्ली को बड़ा आसान लगा, या तो बहुत अच्छा काम है, क्यों ना मैं भी कर लूं। उसने कहा कि ठीक है, अंदर चलते हैं और जो सामान है उसे समेट के यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही चिल्ली और सौदागर उस गांव के घर में गए तो वहाँ पर एक आदमी सो रहा था। तो बाकी जो सौदागर जो चोर थे वो सामान समेटने में लग गए। जल्दी जो मिल रहा था उठा रहे थे, सामान जल्दी लग रहे थे। और चिल्ली है सोचने लगा कि इस बर्तन में क्या रखा है। जैसे उसने बर्तन खोला तो उसमें दूध रखा हुआ था। और चिल्ली को बहुत भूख लगी थी उनको। रात होने की वजह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। उसने सोचा क्योंकि थोड़ा सा दूध अपने गिलास में लिया और गिलास में दूध जाते ही गर्म लगने लगा, क्योंकि दूध बहुत ही गर्म था। अब उधर वह आदमी सोया हुआ था। बड़ी ध्यान से चिल्ली देख रहा था कि कहीं जाग ना जाए ये आदमी है। तो चिल्ली ने जैसे ही दूध पीने की कोशिश की और छींक आ गई उन्हें महाराज जी को, और जैसे ही छींक आई तो वह आदमी उठ गया और जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ पर चोर है, यहाँ पर चोर है, चोर चोर चोर। हाँ चोर। हाँ, तो गांव वाले भी आ गए और पूछने लगे कि चोर कहाँ है। फिर गांव वालों ने जब घर की तलाशी ली तो वहाँ पर सभी आदमी छुपे मिले और चिल्ली ने बताया कि यही चोर है, मुझे लेकर आए थे। वहाँ चिल्ली तो बच गया, बाकी चोर पकड़े गए और उनकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई। हाँ, तो चिल्ली ने अपने कान पकड़े, वहीं उठा बैठी लगाई, कहा कि मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा जिसमें पिटाई हो। और वह अपने घर चला गया। चिल्ली की आदत ही अजीब है, वह किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर वह इस बात को नहीं जानता कि उस काम में उसे परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसा कि बताया है तुम्हें। तो चिल्ली की कहानी कैसी लगी तुम्हें, हमको और फ्रेंड्स तुम लोगों को कैसी लगी? तो ऐसे ही कहानी मजेदार सुनते रहिए। मोटू पतलू पांडू बंको की मजेदार कहानी। और एक आगे कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसके पहले बता देता हूँ अपने आसपास साफ सफाई रखिए, हरियाली बनाए रखिए। हरियाली है तो
ऑक्सीजन है, जल है तो जीवन है। हाँ, तो क्या कहते हो बंकू? एक और कहानी सुनाऊं? तो ठीक है, चाहे जैसे सुनो। तो कहानी है सेठ चिल्ली का सपना। सेठ चिल्ली को सपना आया है, ड्रीम। एक रात की बात है, सेठ चिल्ली को सपना आता है। वह सोचता है आज वह बहुत अमीर बन जाएगा, क्योंकि सपने में वह अमीर बन गया था। मगर अमीर बनने के लिए उसे कुछ करना होगा या नहीं, क्योंकि यह सपना है तो अपने आप ही पूरा हो सकता है। आप से चिल्ली घर से बाहर जाता है। सभी दुकान से उसने उधार लिया था। आज वह सभी को बताने गया था, आज के बाद सभी को उधार चुका दिया जाएगा। क्या उनको सपना आएगा कि वो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, तो अपने जल्दी बताने गए थे कि आज सबका उधार चुका दिया जाएगा है। यह सुनकर सभी दुकान वाले कहने लगे कि अगर नहीं चुकाएगा तो क्या होगा? अगर नहीं चुकाया तो क्या होगा? सेठ चिल्ली ने सोचा कि मेरा सपना जरूर सच होगा। इसीलिए वह कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सभी के घर के बर्तन साफ कर सकता हूँ। अब यह तय हो गया था। सभी को लगता था यह ठीक है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उनसे बर्तन साफ करवाए जाएंगे। सुबह से शाम हो गई थी, मगर सेठ चिल्ली अमीर नहीं बन पाया था। वह बहुत डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था वह अमीर नहीं बना है तो मुझे सभी के घर के बर्तन साफ करने पड़े, लगने पड़े। उधर सभी दुकान वाले घर में खाना खाकर अपने बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। रात होने वाली थी, तभी सेठ चिल्ली के घर के बाहर एक आदमी आता है। उसके पास बहुत हीरे थे। एक आदमी के पास? वह कहता है मेरे पास हीरे हैं, अगर तुम यहाँ हीरे लेना चाहते हो तो तुम्हें बहुत कम कीमत में दे सकता हूँ। सेठ चिल्ली देखता है वह हीरे हैं, उन्हें वह बहुत कम कीमत में लेता है। वह आदमी चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सेठ चिल्ली सभी के पास जाता है, उन्हें एक एक हीरा देता है, मगर वह देखते हैं यह हीरा नकली है। यह कांच के टुकड़े हैं। उसके बाद सभी कहते हैं कि अब तुम्हें बर्तन साफ करने होंगे। नकली हीरे लेके आए कहाँ से भाई? तुम लेके आए नकली हीरे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हो। सेठ चिल्ली कहता है मैं सभी बर्तन साफ कर देता हूँ, मगर मैं अमीर तो बनी ही गया था, भले ही वह नकली हीरे थे। उसके बाद सभी हंसने लगे, क्योंकि सेठ चिल्ली की बात किसी को समझ नहीं आती है, समझे? तो सपने कभी सच नहीं होते हैं। ये बात सेठ चिल्ली की समझ में आ गई। तो बच्चों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, देते रहिए, करते रहिए। अपने आसपास सफाई बनाएं, हरियाली बनाएं, एक पेड़ हो सके तो जरूर लगाएं। हरियाली है तो ऑक्सीजन है, और जल है तो जीवन है, और जल भी बचाएं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।
तुम्हें सुनाता हूँ। गौरैया 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 और धमंडी हाथी की कहानी। हाँ, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। ये गौरैया और धमंडी हाथी की कहानी है। चलो सुनाते हैं। हाँ, और बीच में अभी डांस भी कर लेना। डांस करते करते कहानी सुने देती है। तो एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। गौरैया मतलब पति। हाँ, चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अंडे सेती रहती थी। उन्हें अंडे दिए थे तो उस पे बैठी रहती थी। अपने अंडे को वो सेती मतलब होता है ना, जिसे अंडे बैठती है तो फिर उसमें बच्चा बन जाता है, दूसरी चिड़िया बन जाती है। हाँ, तो वही जलती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वो दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन चिड़िया का पति दाने की तलाश में अपने घोंसले से दूर गया हुआ था और चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहां से एक मदमस्त चाल चलते हुए हाथी आया। हाथी झूम झूम के इसे चल रहा था। समझे? तो हाथी वहां आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। चिड़िया ने तो हाथी ने जो तोड़ने लगा तो हाथी ने चिड़िया का घोंसला भी गिरा दिया। हाँ, इससे उसके सारे अंडे फूट गए। उसके बेचारे के सारे अंडे चिड़िया जो कर बैठी थी उस पर सब फूट गए। हाथी राजा ने उनकी सब गिरा दिया। तो चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसने हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई गुस्सा आएगा ही। उसने सब उनके बताओ अंडे गिरा दिए। जब चिड़िया का पति वापस आया तो उसने देखा कि चिड़िया हाथी द्वारा तोड़ी गई शाखा पर बैठी रो रही है। चिड़िया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को बहुत गुस्सा आया और बहुत दुख हुआ कि इसने मेरे सब बच्चे गिरा दिए, अंडे गिरा दिए। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा इस हाथी को जरूर सबक सिखाएंगे। वो दोनों अपने एक दोस्त कठफोड़वा के पास गए, समझे, और उसे सारी बात बताई। कठफोड़वा जानते हो तुम? कठफोड़वा होता है, चिड़िया होती है। वो इसकी चोंच इतनी लंबी पतली होती है कि वो लकड़ी तक में छेद कर देती है। इसे ठाट करके लकड़ी में भी छेद कर देती है। कठफोड़वा। तुम्हारा भी तुम्हें तभी दिखाए है, उसका जंगल में रहती है। हाँ, तो कठफोड़वा के पास हो गए, उनका दोस्त था। तो कठफोड़वा बोला कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कठफोड़वा के दो दोस्त और थे। कठफोड़वा के भी दो दोस्त थे, जिसमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई, जो चिड़िया को बहुत पसंद आई। अपनी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया, गुन 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 गुन। हाथी जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया, वो सोने लगे। तो कठफोड़वे ने आकर हाथी की दोनों आंखें खोल दी। हाथी डर के मारे चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगा। और तभी मेढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टर्राने लगा, टर्राने लगा। तो हाथी को लगा कि यहाँ पास में ही कोई तालाब होगा। वह पानी पीना चाहता था, इसलिए दलदल में जाकर फंसा। वो सोचा कि पानी होगा तालाब में, लेकिन वो बैठ गए मेढक महाराज जी उसमें दलदल में। वो पानी पीने गए, वो उसमें दलदल में गिर गए, फंस गए।
हम्म, तो दलदल में जा फंसे हुए। इस तरह चिड़िया ने मधुमक्खी, कठफोड़वा और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया। तो इससे क्या सीख मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता और विवेक का उपयोग करने से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। और दूसरी बात, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है? ठीक है, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? लेके आया हूँ एक और मजेदार कहानी से। अरे बंकू, आ जाओ जल्दी से, लेके आया हूँ एक मजेदार कहानी। आ जाओ तो शुरू करता हूँ। शेख चिल्ली की कुश्ती की कहानी। तो शुरू करता हूँ फिर। एक बार शेख चिल्ली गांव में घूम रहा था। तभी शेख चिल्ली ने देखा कि कुछ लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। शेख चिल्ली को भी मन हुआ कि मैं भी कुश्ती करूँगा। तभी वहाँ जहाँ पर कुश्ती हो रही थी वहाँ पर गया और पूछने लगा कि यह कुश्ती का प्रोग्राम कैसे होता है। अब से 10 दिन बाद एक कुश्ती होने वाली थी जो कि शेख चिल्ली और एक पहलवान के बीच थी। एक पहलवान और शेख चिल्ली के बीच कुश्ती होने वाली है। बिल्कुल भी नहीं जानता था कि कुश्ती कैसे लड़ी जाती है। शेख चिल्ली के पास कुछ आदमी आए। ऐसे आदमी आए और कहने लगे कि तुम कुश्ती में पहलवान को तुम्हें धो देगा। हाँ, शेख चिल्ली कुश्ती लड़नी नहीं आती थी, लेकिन कहा कि तुम पहलवान तुम्हें धो देगा। तो शेख चिल्ली को लगा कि यह तो बड़ी मुसीबत का काम है। अब मैं पीछे नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अब यहाँ कह दिया है। हाँ कर दी है। अब चाहे जो हो जाए मुझे तो कुश्ती करनी ही पड़ेगी, कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी। जैसा कि दिन तय था, 10 दिन बाद उनको कुश्ती लड़नी थी, तो 10 दिन बीत चुके थे। और कुश्ती के लिए दोनों पहलवान आ चुके थे। एक तरफ पहलवान था, दूसरी तरफ थे चिल्ली महाराज। चिल्ली ने जब पहलवान को देखा तो उसे देखते ही वो घबरा गए। लंबे चौड़े पहलवान, क्योंकि पहलवान बहुत ही मजबूत दिख रहा था और लग रहा था कि अगर एक हाथ शेख चिल्ली में लग जाए तो शेख चिल्ली वहीं पर ढेर हो जाएगा। हाँ, शेख चिल्ली थे नगर के। कुश्ती का आयोजन किया गया। दोनों पहलवान अखाड़े में आ गए। और जैसे ही शेख चिल्ली की तरफ पहलवान भागा तो शेख चिल्ली ने उसके पैरों के नीचे पड़कर उसे गिरा दिया। हाँ, पहलवान को बहुत गुस्सा आया। फिर वह शेख चिल्ली के पीछे भागा। शेख चिल्ली ने कुछ मिट्टी उसकी आंखों में डाली। पहलवान घबरा गया। पहलवान फिर शेख चिल्ली को पकड़ने आया तो शेख चिल्ली उसके सिर पर चढ़ गया और उसकी गुदगुदी करने लगा। हाँ, इस तरह शेख चिल्ली से परेशान होकर पहलवान अखाड़े से बाहर हो गया और शेख चिल्ली कुश्ती में जीत गया। हाँ, तो समझे? तो इससे क्या हमें सीख मिलती है? हाँ, इससे काम लेना चाहिए। तो
उसने लिया दिमाग से काम। हाँ, तो इसी तरह हमें काम लेना चाहिए। अब एक और कहानी सुनाता हूँ तुमको। हाँ, एक चिल्ली बना डॉक्टर। तुम लेट जाओ। अब दूसरी कहानी सुनाने जाता हूँ। शेख चिल्ली बना डॉक्टर। शेख चिल्ली बहुत ही मशहूर हो गया था और दूर दूर से लोग मिलने आया करते थे, क्योंकि शेख चिल्ली ने एक बार डॉक्टर की दुकान खोली थी। एक मरीज शेख चिल्ली के पास आया और बोला कि पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसी दवा दे दो कि पेट का दर्द ठीक हो जाए। तो शेख चिल्ली ने कहा कि ठीक है। शेख चिल्ली ने उसके पेट में अपने कान लगाकर सुना और कुछ ही देर बाद बोला कि क्या खाया था रात को तुमने जो पेट में दर्द हो गया? वो बोला कि कुछ खास नहीं, 20 रोटी और दाल खाई थी। शेख चिल्ली, तो ठीक है, मैं तुम्हें दवाई बनाकर देता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। शेख चिल्ली अंदर जाता है अपने दवाई खाने में, वहाँ पे है और कुछ अजीब सी दवाई बनाकर लाता है और कहता है कि इसे पी लेना और दर्द ठीक हो जाएगा। और इस तरह बहुत से मरीजों को दवाई देता है। अगले दिन सुबह को ही मरीज फिर आते हैं और कहते हैं कि कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं है और नई बीमारी हो गई है। कैसी दवाई दी तुमने? जिसके पेट में दर्द था वो कहता है कि पेट का दर्द सर दर्द में बदल गया है। शेख चिल्ली कहता है कि देखा, दवाई असर कर रही है। मरीज कहता है कि क्या दवाई असर कर रही है? क्या आपको नहीं पता ये असर कर रही है? शेख चिल्ली कहता है मुझे थोड़े ही पता होगा, ये तो पता जब चलता है जब इसका असर किसी मरीज पर दिखाई दे। अब उस मरीज को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। हाँ, तो वो कह रहे थे कि दवाई असर कर रही है, देखा पेट दर्द से देखो तुम्हारे सर में दर्द होने लगा, तो समझो असर कर रही है। तभी मरीज को गुस्सा आ गया, शेख चिल्ली पीटने लगे, मार पीटना। तो शेख चिल्ली वहाँ से भाग गया और अगले गांव में पहुंचकर किसी वो बीमार था, अगले गांव पहुंचा, समझे? वहाँ पर किसी का जानवर बीमार था। अगले गांव जब वहाँ पहुंचते तो वहाँ पर किसी का जानवर बीमार था और शेख चिल्ली ने डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे और वह कहने लगी कि आप इस जानवर यानी हमारे बैल का इलाज कर दीजिए। गांव वाले वो डॉक्टर समझने लगे कि हमारा इलाज कर दीजिए इसका बैल का, ये कल से उठ नहीं पा रहा है। शेख चिल्ली ने कहा कि इसे तो मैं 2 मिनट में ही खड़ा कर दूंगा। सभी लोग कहने लगे ये डॉक्टर है या जादूगर, जो 2 दिन से नहीं उठा वह 2 मिनट में उठ जाएगा। वाह, ये तो कमाल हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ? शेख चिल्ली ने कहा कि सब पीछे हट जाए, अब ये खड़ा होने वाला है। सभी पूछने लगे आपने इसे क्या दवाई पिला दी है? शेख चिल्ली कहता है इस दवाई का नाम है सुपर फास्ट और ये मैंने आज ही बनाई है। और थोड़ी देर बाद वाकई बैल खड़ा हो गया, हाँ, और नाचने लगा। अब लोग पूछने लगे कि ये नाच क्यों रहा है? शेख चिल्ली, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये खुशियों के कारण नाच रहा है। अब ठीक हो गया है ना? सभी लोग हाँ में हाँ मिलाने लगे
तो चिल्ली यही सोच रहा था, चलो ये दवाई किसी जानवर के काम तो आई, नहीं तो इंसान तो बस मेरे पीछे लगा रहता है कि कब मैं दिखूं और कब मैं मुझे पीते। फिर क्या हुआ कि बैल की नाचने की स्पीड इतनी थी कि 2-4 लोग को वो टक्कर मार चुका था। मार घूमे जा रहा था बैल नाचने। और वह थक गया बैल, फिर भी बैठ गया। अरे डॉक्टर जी ये फिर बैठ गया। फिर क्या कहा पता है भी क्या हुआ? फिर ऐसा क्यों? चिल्ली कहने लगा कि अरे अब क्या वो नक्का थकेगा भी नहीं, ज्यादा देर तुम भी नाचोगे तो ऐसा ही होगा। वो कह रहे थे कि भाई थक गया है, इतनी देर से नाच रहा है। अब चिल्ली ने 2 दिन की दवाई दी और कहा कि जब भी नाचना बंद करे तभी ये फिर दे देना दवाई, इसको काम पर लग जाएगा। अब बैल को अगली खुराक दी गई और बैल ने देखा कि ये तो मुझे नचा कर मार डालेगा। पहले इसे ही ठीक किया जाए। और बस वो चिल्ली के पीछे भागा। चिल्ली समझ गया, लगता है इसे भी पता चल गया है कि दवाई टेस्ट करने के लिए दी गई है। और चिल्ली वहाँ से भागा, जल्दी भागो। तो समझो बैल भी समझ गया। बैल कहा कि समझ गया कि ये जो आदमी है ये हमें दवाई दे रहा है, ये हमें खाली नचा के ही मार डालेगा। इसी दवाई दे देता है तो अब मैं नाचते ही रहता हूँ, मन नाचे घूमे रखे दे समझे? फिर बैल उनके पीछे वो भागे, भागो बचाओ। तो अगर आपको चिल्ली की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही मजेदार कहानी आगे भी सुनते रहिए। अपने आसपास हरियाली बनाए रखिए। हरियाली है तो ऑक्सीजन है और जल है तो जीवन है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अंकु क्या कर रहे हो? सो गए हो क्या? अच्छा, तो एक और मजेदार कहानी सुनो, शेख चिल्ली की तबीयत। ठीक है, तो कहानी है शेख चिल्ली की तबीयत। शेख चिल्ली एक दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और बीमारी के कारण बहुत ज्यादा चल भी नहीं पा रहा था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सोच रहा था कि मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे सोचने लगा, इसलिए से चिल्ली ने अपना इलाज करवाने के लिए किसी वैद्य को बाहर से बुलवाया। उसके इलाज करने के लिए एक वैद्य को बुलाया गया भाई, क्योंकि जो वैद्य गांव में था वह वहाँ पर था नहीं, वह किसी कारण बस बाहर गया हुआ था। गांव के वैद्य होते हैं गांव में, तो वहाँ पे थे नहीं, तो दूसरे गांव से वैद्य को बुलाया गया जो चिल्ली की तबीयत देखने के लिए आया। वैद्य जी आए। जब वैद्य जी आए तो चिल्ली को पूरी तरह से जांच होने के बाद बहुत देर सोचने पर वैद्य ने कहा कि तुम्हें तो कोई एक महान बीमारी हो गई है। वैद्य जी समझ गए सब क्या है मामला। तो चिल्ली यही सोचने लगा कि यह कैसी बीमारी है, मैंने तो कभी ऐसी बीमारी का नाम ही नहीं सुना। तो बताओ वैद्य जी। वैद्य जी ने कहा कि आप महान व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपको महान बीमारी हो गई है, समझे? और इस बीमारी का इलाज महानता से ही करना होगा। तो चिल्ली ने कहा कि यह महानता क्या चीज होती है? वैद्य जी ने कहा कि महानता एक ऐसी दवाई है जिसको पीने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी।
फिर से चिल्ली ने कहा कि यह दवा जल्दी दो मुझे, जिससे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मुझे जल्दी दवा दो। तो वैद्य जी ने कहा कि यह दवाई तो बनानी पड़ेगी क्योंकि यह मेरे पास अभी नहीं है। तो शेखचिल्ली की तबीयत कुछ खराब नहीं, क्योंकि शेखचिल्ली बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था। वैद्य जी समझ रहे थे क्या था सर, शेखचिल्ली की तबीयत कुछ भी खराब नहीं थी, क्योंकि शेखचिल्ली कोई भी बिल्कुल कोई काम नहीं करता था, यानी कि उसे कोई बीमारी थी ही नहीं, सिर्फ उसके अंदर आलस भरा हुआ था। इसीलिए वैद्य जी ने एक ऐसी बीमारी का नाम बताया जो कि शेखचिल्ली को समझ में ही नहीं आ रही थी। वैद्य जी ने कहा कि अगले दिन तुम मुझे खेत में मिलना, मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी का इलाज बता दूंगा। तो फिर शेखचिल्ली अगले दिन खेत में चला गया, बुलाया था जहाँ पे उन्होंने वैद्य जी ने, और वहाँ पर वैद्य जी खड़े हुए थे। वैद्य जी ने कहा कि आप शेखचिल्ली महाराज जी, अब आपको खेत को जोतना है, जो खेत होता है उसको कहा को जोतना है। जैसे तुम खेत को जोतना शुरू करोगे बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसा इलाज है जिससे तुम ठीक हो सकते हो, और यही दवाई है। तो शेखचिल्ली समझ गया कि यह मुझे काम करने के लिए यहाँ लाया है, यहाँ पर आया है, काम करवाने के लिए हमें यहाँ लाया है, कोई दवाई नहीं होती है, समझे कि नहीं। इसीलिए खेत जोतने की बजाय शेखचिल्ली ने सोचने लगा कि ये मुझे मूर्ख समझ रहा है, इसे समझाना ही पड़ेगा। शेखचिल्ली ने कहा, वैद्य जी अगर खेत नहीं जोता तो मैं एक ऐसी बीमारी का इलाज कर दूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। शेखचिल्ली ने उल्टा उनसे वैद्य से कहा कि अगर तुमने खेत नहीं जोता तो समझा कि नहीं, तो ऐसी है तुम्हें बीमारी को करूंगा कि कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। जब तुम कभी तो फिर क्या हुआ, फिर वैद्य जी वहाँ से जल्दी से भाग गया। वैद्य ने सोचा ले ये तो सब समझ गया, और शेखचिल्ली ने कहा कि अगर आप दोबारा यहाँ पर दिखाई दिए तो तुम्हें भी ऐसा कर दूंगा जिसका इलाज तुम्हें कभी भी कहीं नहीं मिलेगा, समझे, समझे बंधु। तो शेखचिल्ली को कोई बीमारी नहीं थी, उनको खाली था आलस, तो आलस करना बुरी बला है। हाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके बाय बाय। और हाँ, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, हरियाली बनाइए, हरियाली है तो ऑक्सीजन है, और जल है तो जीवन है। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय। हाँ हाय फ्रेंड्स, हेलो मंकू, हाय। तो फिर आज लेके आ गया हूँ आप लोग सबके लिए एक नई मजेदार मोटू और पतलू की कहानी। अरे वाह, मजेदार मोटू पतलू की कहानी मुझे बहुत पसंद है। मोटू पतलू और जादुई टापू। तो सुना शुरू करता हूँ फिर। एक बार मोटू अपने घर में सो रहा था। रात अभी आधी हुई थी, आधी रात हो चुकी थी। तभी मोटू को सपने में एक बाबा ने दर्शन दिए और कहा कि अगर तुम उस आदमी की मदद करोगे तो तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगे। उस आदमी को तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन वह मदद के लिए किसको बुला रहा है? वो आदमी बुला रहा है, लेकिन किसको बुलाए वो आदमी है? तो
तभी मोटू की आंख खुल गई और ये सपना मोटू ने पतलू को बता दिया। पर पतलू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मोटू जी क्या कह रहे हैं। यह सपना है या कोई संकेत है? पतलू ने कहा कि ये बताओ कि सपना भी कभी सच होता है और तुम पता नहीं क्यों सपने की बात पर यकीन कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन जब मोटू सो रहा था, फिर सो रहे थे वो, फिर मोटू को वही सपना दोबारा आया और मदद के लिए मोटू को कोई बुला रहा था। इस बार मोटू को उसने सपने में देखा पहाड़ी के पीछे गुफा है जिसमें उस जादुई टापू पर जाने का रास्ता है। पहाड़ी है, उसके पीछे एक गुफा है और उसमें जादुई टापू पर जाने का रास्ता है। तभी फिर मोटू की आंखें खुल गईं और पतलू को मोटू ने बताया कि उस सपने में उस आदमी ने रास्ते के बारे में बताया है। जो सपना वो देख रहे थे, सपने में आदमी देखा था तो बताया रास्ते के बारे में। फिर दोनों सुबह होते ही चल दिए और उस गुफा में पहुंचने पर देखा, क्या देखा पता है? कि उस जगह पर एक पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ बहुत बड़ा नहीं था, ज्यादा बड़ा नहीं था वो। उस पेड़ की एक जड़ हिल रही है। छोटा था और उसकी जड़, नीचे की जड़ होती वो हिल रही है, हिल रही थी। तो उसी जड़ को मोटू ने इसे से हिलाया तो गुफे का दरवाजा खुल गया। और उस दरवाजे में दोनों अंदर चले गए। दोनों अंदर चले गए। जब दोनों अंदर गए तो देखा कि एक टापू जो बहुत ही सुंदर है, हरे भरे पेड़, चारों ओर हरियाली, सुंदर सुंदर पक्षी भी उड़ रहे हैं। ऐसे पक्षी की पतलू मोटू ने कभी देखे ही नहीं। हाँ, इतने अच्छे पक्षी उड़ रहे हैं। पतलू ने कहा कि तुम्हारी बात सच थी और वो सपना भी सच था, पर वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मोटू ने कहा कि आगे चलते हैं, शायद आगे हमें तो ही मिल जाए। दोनों टापू की ओर बढ़े और आगे बढ़े तो उनकी नजर एक झोपड़ी बनी थी। उसके अंदर जाने पर देखा कि एक आदमी अंदर बना हुआ था। हाँ, उनकी नजर झोपड़ी पड़ी तो अंदर देखा कोई आदमी बना हुआ था। हाँ, ये वही आदमी था जो मदद के लिए बुला रहा था। तो क्या हुआ, देखते हैं कि ये वही आदमी है जो उन्हें सपने में दिखाई दिया था। हाँ, तो फिर क्या होता है, वो मदद के लिए बुला रहा था। मोटू और पतलू ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ और तुम कौन हो और हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? उस आदमी ने बताया कि मैं तुम्हारे ही नगर में रहता हूँ और गलती से मुझसे वो दरवाजा खुल गया, जो बाहर लगा था दरवाजा तेल वाला, वो उनसे गलती से खुल गया था, जिससे तुम अंदर आए हो। और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पकड़ लिया गया। अंदर आ गए वो लोग तो पकड़ लिए गए। यह एक जादुई टापू है। यहाँ पर छोटे आदमी रहते हैं, छोटे मतलब छोटे। हाँ, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। मैंने उन्हें नहीं बताया, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यही सब हुआ है।
अब पतलू की समझ में सारी बात आ रही थी कि वो हमारी दुनिया में आकर सभी को बंदी बनाना चाहते हैं। अच्छा, यानी कि छोटे आदमी इंसानों की दुनिया में आना चाहते हैं। पतलू ने कहा कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमें यहाँ पकड़ लेंगे और हमें भी जाने नहीं देंगे। जैसे ही मोटू पतलू बाहर जाने लगे तो एक छोटा आदमी उनके सामने आके खड़ा हो गया। हाँ हाँ, और कहने लगा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और एक सीटी बजाई जैसे बहुत तेज बजाई। बस बंतु बस। तो हजारों बोने वहाँ खड़े हो गए। इतने साले छोटे मोटे आदमी दे मोती ने दलाना शुरू किया। जैसे बोने आदमी उनके सामने आए तो मोटू और पतलू साथ में, और वो आदमी वहीं से जल्दी भागे, वहाँ से भागे, जल्दी भागे उधर भागो, जल्दी भागो और उस रास्ते से बाहर आ गए जिससे वो अंदर आए थे। और जैसे तीनों बाहर आए तो गुफे का जो गुफा का था अपने आप ही उस सारी टूट गई गुफा, और वो रास्ता भी बंद हो गया जिससे वो अंदर गए थे। इस प्रकार सभी लोग सही सलामत बच आ गए। हाँ, और उस आदमी को भी बचा लाए। समझे दोस्तों, हमें उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जिसका हमें ज्ञान नहीं है। अगर मोटू पतलू की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मोटू पतलू की और बंकू बांजो की सुनते रहिए चैनल से। और बात बता दो। और दोस्तों, हरियाली बचाओ, जीवन बचाओ, जल भी बचाओ। जल है तो जीवन है, जल है तो जीवन है, हरियाली है तो ऑक्सीजन है। जल है तो जीवन है, हरियाली है तो ऑक्सीजन है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। बाय बाय। आगे कहानी और सुनाता हूँ दूसरी और। हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? हाँ बंधु, तो आज एक और नई कहानी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। जादुई वाली ही कहानी है। तो मोटू पतलू यानी पांडू बंकू और जादुई फूल की कहानी। हाँ, तो फिर सुनो। एक बार पतलू ने कहा कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी आमदनी भी बहुत हो और हमें धन की कमी भी ना हो। मोटू ने कहा कि कोई काम है तुम्हारी नजर में जिसको हम कर सकते हैं? पतलू ने कहा कि हमें गुलाब के फूल की खेती करनी चाहिए। उससे हमें बहुत ही आमदनी होगी। मोटू ने कहा कि इसको करने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। भाई खेती करेंगे, बेल आएंगे, फूल आएंगे तो समय लगेगा। तो पतलू ने कहा कि हमें डॉक्टर झटका के पास जाना होगा। एक डॉक्टर झटका है, उनके पास जाना होगा। मुझे पता है कि मोटू और पतलू के डॉक्टर झटका भी दोस्त हैं। वो हमारी मदद करेंगे। जब मोटू पतलू डॉक्टर झटका के पास गए तो उन्होंने अपनी बात कही कि ऐसा कोई उपाय बताइए डॉक्टर साहब जिससे हमारी फूलों की खेती जल्दी हो जाए। तो डॉक्टर झटका ने एक उपाय बताया। डॉक्टर ने भी एक उपाय बताया कि जब तुम यह दवाई जो कि बहुत ही स्पेशल है, डॉक्टर ने उन्होंने एक दवाई दी, बहुत स्पेशल है, बहुत दवाई स्पेशल है। छोटे पौधे पर गिरा दोगे तो यह फूल एक रात में बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखना कि हर पौधे पर एक ही बूंद डालनी है। एक बूंद डालनी है खाली।
मोटू और पतलू दवाई को लेकर वापस आ गए और पतलू से मोटू ने कहा कि मुझे दवाई डालनी है, तुम सारे गमले यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो पतलू गमले लेकर आया। तब तक मोटू ने सारी दवाई हर गमले में डाल दी। इस पर पतलू ने कहा कि तुम्हें इतनी सारी दवाई नहीं डालनी थी। हाँ, अब पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर ने कहा ये बूंद डालनी है। उसके बाद पतलू ने दाता झट्टा से कहा कि मोटू ने बहुत सारी दवाई डाल दी है, अब क्या होगा। दाता झट्टा ने कहा कि अब तो तुम्हें सुबह को ही पता चलेगा कि क्या होगा। सुबह होते ही जब मोटू और पतलू ने देखा कि छोटे गुलाब के पौधे बहुत ही बड़े हो गए हैं और जादुई फूल के डांट भी बन गए हैं। आप सभी पौधे काटने के लिए मोटू और पतलू के पीछे भागे। हाँ, पौधे उन्हें देखकर मोटू पतलू भी और वहाँ से और झटका पास के जल्दी पौधे वाले जल्दी झटका पास पहुँच गए। जल्दी मोटू और पतलू दादा झटका के पास गए और कहा कि फूल तो हमें काटने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर साहब। दादा झटका ने देखा कि फूल बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। सभी डॉक्टर झटका ने तो अभी भी क्या हुआ, डॉक्टर झटका ने एक दवाई बनाई जिससे फूलों पर डालने से फूल पहले की तरह बन जाते हैं। दवाई लेकर डॉक्टर झटका अपनी छत की दीवार पर चढ़ गए ऊपर। अब उनके बाल से कैसे डालते, दरवाजा खोलते तो उनको काट लेते, तो ऊपर चले गए वो। ऊपर से सभी फूलों पर उन्होंने दवाई डाल दी और सब पहले जैसा हो गया। पतलू ने कहा कि कभी कोई काम शुरू होता है मोटू, तुम उस काम को बिगाड़ देते हो। अब हमारा फूलों का काम भी नहीं बना और हमें मुसीबत साथ में मिली, ये सब तुम्हारी वजह से है। इसलिए दोस्तों हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जितना बताया गया है उतना ही करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, बाय 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 बाय। हरियाली बनाए रखिए। जल है तो जीवन है, हरियाली है तो ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं एक नई ऐसी ही आगे नई मजेदार कहानी के साथ। तो बंकू और दोस्तों आगे शुरू करने जा रहा हूँ एक और कहानी, मोटू की भूख यानी पांडु की भूख की कहानी। तो सुनो। मोटू ने आज देखा कि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। वह पतलू से कहता है, यार मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं है। पतलू इस बात को जानता है कि यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि राशन बहुत जल्दी ही खत्म हो गया था, क्योंकि उनके पास अब धन भी की कमी हो गई थी। मोटू कहता है कि उन्हें जल्दी ही काम करना होगा। खाना पीना जो रखा था उनके पास, राशन पानी, पैसे भी कम हो गए थे, राशन पानी भी खत्म हो गया था। तो फिर क्या मोटू वही कहते हैं कि अब जल्दी से जल्दी कोई काम ढूंढना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, क्योंकि खाने को नहीं मिला तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। मोटू समोसे वाले से मिलता है, उसके समोसे खाता है, उसके बाद भाग जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वह भागता हुआ एक बाग में जाता है जिसमें एक माली पहरा दे रहा है। माली बैठा है, पहरेदार माली है, क्योंकि बाग में बहुत सारे आम थे। यह देखकर मोटू कहता है कि
अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो आप मुझे धन दे सकते हैं? माली मान जाता है। क्योंकि वह पहले की वजह से अपने घर भी बहुत कम जाता है। हाँ, तो मोटू रखवाली करता है, माली घर चला जाता है। लेकिन जब मोटू को भूख लगती है, वह सोचता है कि यहाँ पर आम है, यही खाने चाहिए। मोटू को भूख तो ऐसी है कि एक बार बस शुरू हो जाए महाराज जी तो वे रुकते नहीं बिल्कुल। खाते जाते हैं फिर, हाँ रुकते नहीं है वो। तो फिर क्या हुआ, शुरू किया जब वह तो वह रुकता ही नहीं है। अब माली आता है, वह कहता है कि यहाँ के सभी आम कहाँ चले गए? तभी मोटू कहता है, मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ पर कोई आम चुराने आता है तो उसे यहाँ पर एक भी आम नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैंने पहले ही सभी आम खा लिए। यह सुनकर माली बहुत गुस्सा होता है। वह मोटू को टमाटम पीटने वाला ही था कि मोटू वहाँ से भाग गया। जब भाग गया था, वह घर जाकर कहता है कि पतलू, आज तो मैं बहुत मुश्किल से बच पाया हूँ। उसके बाद मोटू सब कुछ पतलू को बता देता है। पतलू कहता है कि यह तुमने ठीक नहीं किया भाई मोटू जी, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी थी। मगर मोटू को तो भूख लगी थी, वह किसी की कहाँ सुनता है। उसके बाद मोटू को कहीं भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि वह काम नहीं करता है बल्कि नुकसान ही करता है। तो कैसी लगी ये मेरी मोटू की भूख की कहानी? हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कहानियाँ सुनने के लिए रहिए पांडु बंकू का चैनल। और अपने पास आसपास हरियाली बनाए रखिए। जल है तो जीवन है, हरियाली है तो ऑक्सीजन है। ओके, बाय फ्रेंड्स। हाँ तो बंटू, आज शुरू होने जा रही है कहानी। कौन सी? मोटू पतलू और चिराग की नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पतलू और चिराग, हाँ जो अलादीन का चिराग होता है वो वाला चिराग, समझे? तो मोटू कौन बनेगा, तुम कि मैं? ठीक है, पांडु मोटू, ठीक है। तो बंकू हो गए पतलू, पांडु हो गए मोटू। तो चलिए आओ सभी दोस्तों लोग, आप भी सुनिए मोटू पतलू और चिराग की नई कहानी। तो क्या होता है, एक बार मोटू और पतलू यानी पांडु और बंटू अपने नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। जा रहे थे। तभी रास्ते में मोटू को भूख लग गई। मोटू मोटे हैं तो उनको भूख लगाई। तो क्या हुआ, तो मोटू ने पतलू से कहा कि मुझे तो भूख लगी है। तो पतलू ने क्या कहा? पतलू ने कहा कि तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है। फिर पतलू ने सोचा कि अगर मोटू को कुछ नहीं खिलाया तो यह आगे नहीं जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। तो फिर क्या हुआ, पतलू ने कहा ठीक है, हम उस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाते हैं। तो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ गए। एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। फिर खाना खा लिया दोनों लोगों ने। जैसे ही मोटू
खाना खाकर उठा तो उसके क्या हुआ, उसके पैरों के नीचे कुछ चुभ गया, चुभने जैसा चुभ गया उसके पैर के नीचे। ये जैसे ही मोटू ने उसे निकाला तो वो एक चिराग था। मोटू ने पतलू को दिखाया और कहा कि मुझे एक चिराग मिला है, ये हमारे बहुत काम आएगा। मोटू ने कहा कि ये उस अलादीन का चिराग लगता है। हमें इसे घिसना चाहिए तभी जिन निकलेगा और हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ, पर पतलू ने कहा नहीं, हमें इसे नहीं घिसना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। रखा जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो। तो फिर क्या हुआ, पतलू दलने लगे। तो पतलू ने कहा कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए, हमें तलना चाहिए। तो मोटू ने पतलू की बात नहीं सुनी। अरे हाँ, तुम बहुत डरते हो यार, रुको तुम। तो नहीं सुनी और चिराग को घिस दिया, ऐसे घिस दिया। और हाँ, उसमें से कुछ निकल कर आया और बोला, मुझे किसने बाहर निकाला है? मोटू ने कहा, अरे मैंने बाहर निकाला है। तो उस जिन ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी सिर्फ 3 इच्छा पूरी करूंगा। यानी 3 चीजें वो मांग सकते थे उससे। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ फिर? तो 3 इच्छा उनका कि मैं पूरी करूंगा और उसके बाद मुझे एक आदमी चाहिए जिसे मैं अपना नौकर बनाऊंगा। अगर मंजूर हो तो 3 इच्छाएं बताओ, नहीं तो मुझे जाने दो। मोटू ने कहा, ये गलत बात है, नौकर तुम मेरे हो और तुम्हें भी एक नौकर चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नौकर तुम मेरे हो, हाँ, कि मैंने घिसकर तुम्हें बाहर निकाला और तुम्हें भी एक नौकर चाहिए सेवा करने के लिए। तो जिन ने कहा कि अगर इच्छा पूरी करवानी है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मोटू ने पतलू से कहा कि हमें इसे मजा चखाना चाहिए, नहीं तो ये सबको परेशान करेगा। मोटू ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है। मोटू ने कहा कि हमें दूर जाना है, तुम हमें वहाँ तक पहुँचा दो। तो जिन ने कहा, ठीक है। जिन ने वहाँ उसे पहुँचा दिया। तुरंत जिन था वो तुरंत शुम पहुँच गए वहाँ। फिर मोटू ने कहा, रात बहुत हो गई है और गर्मी भी बहुत है, तुम पंखा भी चला दो। तो जिन ने उन्हें हवा चला दी। अब मोटू ने कहा कि रात भी हो गई है और तीसरी इच्छा हम कल बताएंगे। तो क्या हुआ, जब सुबह हुई तो मोटू ने कहा कि भूख लगी है, हमारे खाने के लिए ले आओ जिन। तो जिन ने कहा, ठीक है, अभी काम कर देता हूँ, ले आता हूँ। तो जिन ने मोटू ने जिन को कहा कि मेरे लिए खाना ले आओ। तो जिन जल्दी गया, खाना उनकी व्यवस्था कर दी सब। और अब जिन की बारी थी, भाई उनकी 3 इच्छा पूरी हो गई। अब जिन की बारी थी। अब क्यों पांडु? जो जिन था उसकी क्या मतलब मोटू जो था उसकी क्या इतनी छोटी विश थी? छोटी बिस्ती, उनको जाना था, दूर जा रहे थे कहीं। दिल्ली जा रहे होंगे। तो तुम पहुंचा दिया। पांडु, अगर तुम्हें जिन मिल जाता तो तुम क्या करते? अरे मैं क्या करता, मैं तो कहता मेरे लिए ये पहले महल बनवाओ मेरे लिए तो पैसे ले आओ फिर मेरी और एक तुम्हें बता देता, तुम मान लेना। तुम्हें मानता है, चॉकलेट भर के एक ट्रक ले आओ। हाँ। फिर क्या हुआ, फिर अच्छा ठीक है, ये तो चलते था। फिर अब जिन की वाली थी, उनकी 3 इच्छाएं पूरी हो गई थी। तो जिन बोला कि मुझे अब एक नौकर चाहिए
तभी पतलू ने कहा कि ठीक है, हमें पता है, लेकिन वो नौकर बाहर नहीं आ रहा है। अगर तुम उस नौकर को बाहर निकाल दो तो बहुत अच्छा है। तो जिन ने पूछा कि नौकर कहाँ है? पतलू ने कहा कि इस बोतल के अंदर है। अगर तुम अंदर जाकर उसे बाहर ले आओ तो तुम उससे खूब सेवा करवाना अपनी। जैसे ही जिन अंदर गया, पतलू ने बोतल बंद कर दी और समुद्र में फेंक दी। और मोटू ने कहा सबको नौकर बनाना चाहता था, अब गया पानी में। समझे? बोतल में ढक्कन लगा के फेंक दी। जिन वो नौकर ढूंढने गए बोतल के अंदर, बोतल से ही निकले थे, बोतल के अंदर गए, अंदर बंद हो गए। फेंक दिया दोनों लोगों ने। तो दिन हाँ, तो अपना उन्होंने दिमाग लगाया। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख भी मिलती है। अगर कोई मुसीबत आ भी जाए तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि अगर हम मुसीबत से डर जाते हैं तो हम उसका हल कभी नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कैसी लगी कहानी। ठीक है, ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।